नमस्कार बच्चों, क्लास 10th विषय हिंदी गद्य खंड का पाठ तीसरा जो है लखनवी अंदाज, जिसको लेखक यशपाल जी ने लिखा हुआ है, इसका वर्णन आज हम आपके सामने करते हैं। आप ध्यान से सुनिए। ये एक कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक यशपाल ने यह सिद्ध करना चाहा है, ये सिद्ध किया है कि बिना विचार किए, बिना कथ्य और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। ये सिद्ध किया है कि बिना विचार के, बिना कथ्य के और बिना पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। यहाँ उन्होंने एक लखनवी नवाब के माध्यम से उस सामंती वर्ग पर कटाक्ष किया है जो वास्तविकता से अनभिज्ञ रहते हुए बनावटी जीवन शैली का आदी है। वर्तमान में भी परजीवी संस्कृति को देखा जा सकता है ना। तो इस प्रकार की ये कहानी है। अब आप ध्यान से सुनेंगे। लेखक लिखते हैं कि मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने को उतावली में फूंक रही थी। बिल्कुल स्टार्ट खड़ी थी, फुंकार रही थी कि लगता था कि ये ट्रेन अब चलने वाली है। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते थे। ठीक है कि नहीं? सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। आसानी से हम चले जाएं, कोई हमें असुविधा ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं। हमें दूर तो जाना नहीं। लेखक यशपाल जी कहते हैं कि हमें दूर तो जाना नहीं था, इसलिए हमने क्या सोचा कि यात्रा हमें ट्रेन से करनी ही है और हमें ज़्यादा दूर जाना नहीं है। तो भीड़ से बच करके, कि हम भीड़ भाड़ में ना बैठें, तो भीड़ से बच करके एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की के प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया कि हमारे साथ कोई ज़्यादा बैठे ना, भीड़ भाड़ ना हो, एकांत हमें मिल जाए डिब्बा। तो जिससे हम नई कहानी के बारे में कुछ सोच सकें, तो खिड़की के पास बैठ करके प्राकृतिक दृश्यों को देख सकें, हमें कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। तो हमने सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया। अब गाड़ी छूट रही थी, तुरंत स्टार्ट हो गई थी गाड़ी, चलने ही वाली थी, चल रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को चल रही थी, तो हमने टिकट लिया और देखा कि सेकंड क्लास का डिब्बा कौन है। तो सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझ करके कि ये डिब्बा है, इसमें ये खाली है, शायद इसमें कोई नहीं बैठा है, तो खाली समझ करके जरा दौड़ करके हम उसमें चढ़ गए, दौड़ करके उसमें चढ़ गए। लेकिन जब हम उस डिब्बे के अंदर पहुंचे तो बाहर से तो लग रहा था कि इस डिब्बे में कोई नहीं होगा। ठीक है, तो खाली समझ करके लेखक कह रहे कि हम उसमें चढ़ गए डिब्बे में, क्योंकि हम लेखक थे, कवि थे और हम कुछ नई कहानी सोचना चाहते थे, प्राकृतिक दृश्यों को देखना चाहते थे। तो एक डिब्बे को, हम सेकंड क्लास के डिब्बे को खाली समझ करके उसमें चढ़ गए। लेकिन अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था। बाहर से देखने में पता चल रहा था कि डिब्बा बिल्कुल खाली है, उसमें कोई नहीं बैठा है। लेकिन हमारा अनुमान जो था वो गलत था, क्योंकि डिब्बा निर्जन नहीं था। एक बर्थ पर जो ट्रेन में सीट होती हैं, उन सीट का वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे हुए थे। हम जब डिब्बे में अंदर घुसे तो हमने देखा कि एक लखनऊ की नवाबी नस्ल के, लगता था कि ये लखनऊ के नवाब हैं शायद, वैसी ही वेशभूषा पहने हुए, वैसी ही ड्रेस पहने हुए, है कि नहीं, सफ़ेद कपड़े पहने हुए एक सज्जन एक बर्थ पर, यानी एक सीट पर बड़ी सुविधा से पालथी मारे हुए वहां पर बैठे हुए थे। और क्या कर रहे थे? जो वो नवाबी नस्ल के व्यक्ति बैठे हुए थे, अपने सामने दो ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। उन्हीं के सामने एक तौलिया बिछी हुई थी, यानी कि तौलिया को बिछाए हुए थे, और दो ताजे, बिल्कुल ताजे जैसे अभी के टूटे हुए हों, चिकने खीरे उस तौलिया पर रखे हुए थे। और जब गाड़ी तो स्टार्ट थी ही, तो हम दौड़ करके उस डिब्बे में चढ़े। बाहर से हम समझ रहे थे कि इसमें कोई नहीं होगा, लेकिन उसमें वो नवाब साहब बैठे हुए थे।
ठीक है ना। तो डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से, जब हम अचानक कूदे डिब्बे में, जल्दी से चढ़े, तो सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। जब हमने उनकी तरफ देखा तो उनकी नज़रों से हमें ऐसा लगा कि ये व्यक्ति भी, जो नवाब साहब बैठे हुए हैं, ये भी एकांत में ही यात्रा करना चाहते थे और हमारे आने से इन्हें असंतोष हुआ है, संतुष्ट भाव नहीं दिखाई दे रहा है। तो उनकी आंखों से असंतोष दिखाई दिया, क्योंकि एकांत चिंतन में विघ्न पड़ जाएगा। अब 2 व्यक्ति हो गए। सोचा, चलो हम सोच रहे, लेखक यशपाल जी कहते हैं, हमने सोचा हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो, ये भी कोई कहानीकार हो जो बैठे हुए हैं, और ये भी कोई कहानी की सूझ में हो, कोई कहानी याद कर रहे हो, सोच रहे हो, लिख रहे हो, या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो, कि हम बड़े नवाब बने हैं, वो खा रहे हैं खीरा, साधारण सा पदार्थ है एक। तो हो सकता ये संकोच का भाव भी हो कि हमारे आने से उन्हें असंतोष हुआ, संतुष्ट भाव नहीं दिखाई दिया। ठीक है ना। तो ये हमने विचार किया, या तो वो नई कहानी के कोई लेखक हैं तो हम आ गए, जिससे उन्हें असुविधा होगी कहानी लिखने में, सोचने में, और दूसरा ये सोचा हमने कि वो खीरा जैसी अपदार्थ वस्तु खा रहे, तो उन्हें ये संकोच लगे, बताओ तो हम खीरा खा रहे हैं नवाब साहब। हो सकता है ये संकोच भाव भी उनको हो रहा हो। चलिए कोई बात नहीं, आगे लिखते हैं यशपाल जी कि नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। जो नवाब साहब बैठे थे एक सीट पर, अपने सामने खीरा रखे हुए, जब हम आए उस डिब्बे पर तो उन्होंने कोई उत्साह नहीं दिखाया कि हमारे आने से उन्हें संतुष्ट भाव हुआ हो, प्रसन्न हुए हों, लेकिन उनकी संगति में कोई उत्साह नहीं था। हमने भी उनके सामने की बर्थ पर बैठ करके आत्मसम्मान से आंखें चुरा ली। हम भी उनके सामने की सीट पर बैठ गए, लेकिन जब वो नहीं बोल रहे हमसे, तो हम भी उनसे नहीं बोले। वो हमारी तरफ नहीं देख रहे तो हमने भी फिर उनकी तरफ नहीं देखा। हमारा भी सम्मान है, हम क्यों देखें जब वो नहीं देख रहे। ऐसा हमने सोच करके अपने आत्मसम्मान के लिए हमने भी उनसे नजरें चुरा ली, उनकी तरफ नहीं देखा। अब खाली बैठे, कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। अगर हम खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है, तो मन में विचार करते रहते हैं अनेक प्रकार के, कल्पना करते रहने की हमारी पुरानी आदत है। नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अब सोचने लगे कि हमारे आने से नवाब साहब को शायद असुविधा हुई है कि नहीं। तो उनकी असुविधा का और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे कि हमारे आने से क्यों इन्हें परेशानी हुई। संभव है नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से 2nd क्लास का टिकट खरीद लिया हो, और फिर हमने अंदाज़ा लगाया कि जैसे हम सोचते थे कि हम एकांत में यात्रा करें, कोई हमारे डिब्बे में ना हो, ऐसे ही शायद इन नवाब साहब ने भी यही सोच करके 2nd क्लास का टिकट लिया हो कि कोई हमारे साथ यात्रा ना करे। और अब गवारा ना हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे, शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए, अब हमने देखा कि नवाब साहब अकेले थे उस डिब्बे में और हम आ गए, ठीक है ना। तो अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही शायद उन्होंने खीरे खरीदे हों कि चलो सफ़र कट जाएगा, खीरा खाते जाएंगे। और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाएं। एक शहर का व्यक्ति आ गया, यानी लेखक कहते हैं कि उनके सामने हम आ गए, अब वो खीरा खाने की तैयारी में थे। अब शायद उन्हें संकोच हो रहा हो कि हम ये साधारण सी वस्तु कैसे खाएं, हम नवाब साहब हैं। तो सामने बैठे हैं, सामने खीरा रखा है तौलिया पे, हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। थोड़ी सी नीचे नज़र कर लें और तिरछी नज़र से एक आध बार नवाब साहब को देख लें कि ये क्या कर रहे हैं, क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देख करके स्थिति पर गौर करते रहे। नवाब साहब बाहर देखते रहे, खिड़की के बाहर, जो ट्रेन में खिड़की होती है, खिड़की के बाहर प्राकृतिक दृश्यों को देखते रहे, काफी देर तक देखते रहे। फिर अचानक वो बोल पड़े नवाब साहब। ओह! नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधित किया, आदाबर्ज। नवाब साहब ने स्वयं हमें आदाबर्ज किया। वो खीरा रखा था उनके सामने, तो सोचा कि हम अकेले क्यों खाएं भाई, सामने कोई अगर खाते वक्त आ जाता है तो उसको भी पूछते हैं। तो पूछा, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे, यानी कि आप खीरा खाएंगे?
तो काफी देर तक तो वो हमसे कुछ नहीं बोले थे। अब अचानक उनका भाव कैसे परिवर्तित हो गया, क्यों बोलने लगे? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन हमें अच्छा नहीं लगा कि इतनी देर से हम बैठे हैं, उन्हें पता चल गया था लेकिन कुछ नहीं बोले, अब अचानक बोल रहे हैं कि खीरा खाएंगे। हमने भांप लिया कि आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लफेड़े लेना चाहते हैं कि हम मामूली व्यक्ति हैं और थोड़े से खीरा के लोभ में आ जाएंगे, हम खीरा खाएंगे इनका। तो हमने भी अपना पक्का इरादा कर लिया था कि हमें खीरा नहीं खाना है। तो कह दिया नवाब साहब ने, नवाब साहब से हमने कह दिया, जब नवाब साहब ने पूछा कि खीरे का शौक करेंगे, खीरा खाएंगे, तो हमने क्या जवाब दिया उनको कि शुक्रिया, किबला शौक फरमाए, आप ही शौक फरमाइए, हमें खीरा नहीं खाना है, ये हमने कह दिया। जब इतना कह दिया तो नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की के बाहर देख करके गौर किया, खिड़की की तरफ फिर देखने लगे नवाब साहब और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़ करके सामने बिछा लिया। खीरों के नीचे जो तौलिया रखा था अब उसको थोड़ी खीरे उठा करके झाड़ दिए और ठीक अपने सामने अब तौलिया बिछा ली। फिर क्या किया, खीरे हाथ में उठाए दोनों, सीट के नीचे से लोटा उठा करके दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया। एक जिस सीट पर वो बैठे थे, सीट के नीचे एक लोटा रखे थे पानी से भरा हुआ, अब उन्होंने वो पानी से भरा हुआ लोटा उठाया और खिड़की से बाहर दोनों खीरों को अच्छी तरह से पानी डाल करके धोया और जब खीरे धो लिए फिर तौलिया से पोंछ लिया। अब उन्होंने नवाब साहब ने अपनी जेब से चाकू निकाला एक और दोनों खीरों के सिर काटे, ऊपर के हिस्से काटे जिसमें थोड़ी सी कड़वाहट रहती है, सिर काटे और उन्हें गोद करके झाग निकाला, उसका मैल निकाल दिया, झाग निकाल दिया और खीरों को फिर बहुत एहतियात से छीला, चाकू से थोड़ी थोड़ी ऊपर का हिस्सा छील लिया खीरों का और करीने से काट काट करके तौलिए पर सजाने लगे, यानी कि खीरा काट करके तौलिए पर उन्होंने सजा दिया। अब लेखक कहते हैं यशपाल जी कि लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। खीरा जो बेचते हैं वहां पर लखनऊ का, तो वो खीरा बेचने का अच्छी तरह से उसके इस्तेमाल करने का तरीका जानते हैं। क्या करते हैं वहां के खीरे बेचने वाले, ग्राहक के लिए जीरा नमक, ठीक है ना, जीरा नमक मिला हुआ और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। एक पुड़िया में नमक, उसमें पिसा हुआ जीरा है कि नहीं, थोड़ी सी मिर्च, लाल मिर्च, ये भी हाजिर कर देते हैं खीरा जो खरीदता है उनसे। तो इस तरीका से वो बेचते हैं, खीरा भी देते हैं और ये नमक मिर्च की जीरा की पुड़िया भी पकड़ा देते हैं लखनऊ में। तो नवाब साहब ने क्या किया, बहुत करीने से खीरे की फांकों पर थोड़ी थोड़ी, जब खीरे तो काट तो लिया है, उसकी फांकें कर ली, सजा दिया। अब पुड़िया निकाली जिसमें जीरा नमक और मिर्च मिला हुआ था, तो बड़े करीने से, बड़े अच्छी तरह से खीरे की फांकों पर उन्होंने जीरा नमक मिर्च मिला दिया, मिर्च की सुर्खी बुरक दी ऊपर से लाल लाल। उनकी प्रत्येक भाव भंगिमा, जब वो ये क्रियाकलाप कर रहे थे, खीरे को काट रहे थे, उस पर नमक मिर्च बुरक रहे थे, उनकी भाव भंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से स्पष्ट था। थोड़ी थोड़ी हंसी भी आती जा रही थी, प्रसन्न चित्त वो लग रहे थे जब खीरे का ये प्रयोग कर रहे थे। तो स्पष्ट था कि इस पूरी प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन की कल्पना से प्लावित हो रहा था। जब उनका चेहरा हम देख रहे थे, जब वो नमक मिर्च बुरक रहे थे उस पर, खीरे पर, तो लग रहा था कि इसका स्वाद वो अनुभव कर रहे हैं कि कितना स्वादिष्ट खीरा होगा, जब नमक मिर्च मिला करके मैं खाऊंगा कि कितना बढ़िया इसका स्वाद लगेगा। तो शायद खीरे के रसास्वादन की कल्पना से वो प्लावित हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे। अब क्या किया, लेखक कहते हैं कि अब हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे, हम पूरी तरीका से तो उनको नहीं देख रहे, लेकिन तिरछी नजर करके एक बार उनको देख लेते थे कि ये कर क्या रहे हैं। तो हम सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, कि बहुत बड़े रईस हैं, नवाब साहब हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं कि किस तरीका से ये क्रियाकलाप कर रहे हैं। जब खीरे पर नवाब साहब ने नमक मिर्च बुरक लिया, बढ़िया तरीका से सजा लिया खीरा, अब नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया, फिर कहा, वल्लाह शौक कीजिए, यानी कि आप थोड़ा सा खीरा खाइए, ये लखनऊ का बालम खीरा है, साधारण खीरा नहीं है, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से, जैसे खीरा ताजा खीरा हो, उस पर ऊपर से नमक मिर्च हम डाल दें, बुरक दें,
तो ताजे खीरे की पनियाती फांकें देख करके पानी मुंह में जरूर आ रहा था। लेखक कह रहे हम खीरे को देख रहे थे, उसमें नमक मिर्च जब उन्होंने डाला तो थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था खीरे ने, हल्का हल्का पानी सा, पनियाती फांकें हो जाती हैं, तो उनको देख करके मुंह में पानी जरूर आ रहा था। लेकिन पहले ही हम इनकार कर चुके थे कि हमें भाई नहीं खाना है, आप ही शौक कीजिए। तो आत्मसम्मान निभाने के लिए, कि हमारा भी आत्मसम्मान है, हम एक बार मना कर दिया तो थोड़ी खाएंगे हम, तो आत्मसम्मान निभाना भी उचित समझा हमने, तो उत्तर दे दिया नवाब साहब को, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही है, इस समय हमारी खीरा खाने की इच्छा नहीं हो रही है, और मैदा भी जरा कमजोर है कि नहीं, थोड़ा पेट भी हमारा कमजोर है, गड़बड़ है, इसलिए किबला शौक फरमाए, सिर्फ आप ही खीरे का शौक कीजिए, आप ही खीरा खाइए। ये यशपाल साहब ने नवाब साहब को कह दिया। अब आगे क्या होता है, नवाब साहब ने क्या किया, सातृष्ण आंखों से, सातृष्ण तृष्णा भरी आंखों से, इच्छित आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। जो पनियाती फांकें आ गई थी, चमक उठ रही थी उनमें, फांकों में, खीरे की फांकों में, उनकी तरफ देखा नवाब साहब ने। देखा एक बार खीरों की तरफ, फिर खिड़की के बाहर देख करके एक बार खीरे की तरफ देखा, फिर खिड़की के बाहर देखा, और दीर्घ श्वास ली, दीर्घ नहीं श्वास ली, गहरी श्वास खींची अंदर, और फिर क्या किया, खीरे की एक फांक उठाई। अब देखिए नवाब साहब के खाने का तरीका, एक बार गहरी श्वास ली, अब एक खीरे की फांक उठाई और होंठों तक ले गए, खाया नहीं अभी, एक फांक उठा करके होंठ तक ले गए और फांक को सूंघा पहले, उसकी खुशबू ग्रहण की। इतनी बढ़िया खुशबू थी खीरे की कि स्वाद के आनंद में, कितना बढ़िया स्वाद है, कितनी बढ़िया खुशबू है खीरे की, तो स्वाद के आनंद में उनकी पलकें मुद गई, आंखें बंद हो गई, पलकें मुद गई, और मुंह में भर आए पानी का घूंट, मुंह में पानी भर आया। अब खीरा खाया नहीं, लेकिन सिर्फ सुगंध से ही मुंह में पानी भर आया, और पानी भर आया जो, उस घूंट को उन्होंने अपने गले के अंदर उतार लिया। तब नवाब साहब ने क्या किया, फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। बताइए, इस तरीका से खीरा खाया उन्होंने, उठाया, उसकी खुशबू ली, जो मुंह में पानी भर आया, पानी गुटक गए, पी गए, अंदर किया पानी, और फांक बाहर फेंक दी। यह है खाने का तरीका नवाबों का, यानी खीरा खाया नहीं और पेट भर गया, ठीक है, तो बाहर छोड़ दिया उन्होंने उस फांक को। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जा करके, हर फांक उन्होंने उठाई और उसकी खुशबू ली नाक के पास ला करके, और वासना से, बड़े आनंद से उसकी खुशबू का अनुभव किया, और रसास्वादन करते हुए, है कि नहीं, पानी का घूंट मुंह में उतारते हुए जो पानी मुंह में भर जाता था, और खिड़की के बाहर एक एक फांक फेंकते गए। जब पूरी फांकें उन्होंने फेंक दी बाहर, खाई एक भी नहीं, सिर्फ उसकी खुशबू से उनका पेट भर गया। अब नवाब साहब ने जब सारी फांकें फेंक दी, तो खीरे की सब फांकों को खिड़की के बाहर फेंक करके तौलिए से हाथ और ओंठ पोंछे, हाथ पोंछे अपने जो थोड़ी बहुत छप गए होंगे, और ओंठ पोंछ लिए। अब क्या किया, अब उन्होंने गर्व से, बड़े स्वाभिमान से, गुलाबी आंखों से हमारी ओर देखा, गुलाबी आंखों से, उनकी आंखों में ऐसा लग रहा था देखने से जैसे इनको नशा सा हो गया हो, खीरा खा करके नशा सा हो गया हो, तो गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हों, हमसे समझा रहे हों, हमें बता रहे हों कि यह है खानदानी रईसों का तरीका, यह है खानदानी रईसों का तरीका, ठीक है कि नहीं। तो नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से, अब इतनी खीरे की उन्होंने तैयारी की, खीरे का इस्तेमाल किस तरीका से किया ये आप लोगों ने जान लिया। तो नवाब साहब खीरे की तैयारी से और उसके इस्तेमाल से थक गए थे। बताओ, इतना थोड़ा सा काम किया और वो थक गए थे, तो थक करके लेट गए। हमें तस्लीम में सिर खम कर लेना पड़ा, हम सोच विचार में लग गए कि यह है खानदानी तहजीब, यह है खानदानी तहजीब, नफासत और नज़ाकत, यह है खानदानी लोगों का खाने का तरीका। हम गौर कर रहे थे, हम नवाब साहब को गौर कर रहे थे कि खीरा इस्तेमाल करने से, इस तरीके को, खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एक्सट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है कि इस तरीके से भी पेट भर सकता है। तो इस तरीके को हमने क्या किया,
खीरा उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया, खीरे की सुगंध और खीरे का स्वाद, उसकी कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस और एब्स्ट्रैक्ट तरीका हमने उसको जरूर कह दिया। परंतु क्या ऐसे तरीके से जिसकी खुशबू मात्र से पेट भर जाए, क्या ऐसे तरीके से उदर की तृप्ति हो सकती है? क्या ये पेट भर सकता है? अब नवाब साहब की ओर से भरे भरे हुए पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया। डकार भी आ गई नवाब साहब को। बताओ, वास्तव में उनका पेट भर गया? वास्तव में खीरा खाने से, खीरा खाया नहीं, सिर्फ उसकी खुशबू से ही वो तृप्त हो गए, उसकी खुशबू से ही उनका पेट भर गया। तो जोर का डकार का शब्द आया है, तो उस डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया, नवाब साहब ने हमारी ओर देखा और कह दिया कि खीरा बहुत लजीज होता है, बहुत लजीज होता है, लेकिन होता है शकील नामुराद, शकील नामुराद, मैदे पर बोझ डाल देता है। तो ये बात सुनकर के हमारे ज्ञान चक्षु खुल गए, ज्ञान के नेत्र खुल गए। पहचाना, ये हैं नई कहानी के लेखक, ये हैं नई कहानी के लेखक कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार भी आ सकता है। तो बिना विचार किए जब बिना खाए डकार आ सकता है, तो लेखक को एक दिमाग में बात कौंध गई कि बिना विचार किए, बिना घटना के, बिना पात्रों के और बिना लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है? जब बिना खाए डकार आ सकती है, तो बिना पात्रों के, बिना कथ्य के, बिना घटना के हम नई कहानी भी बना सकते हैं। ये विचार उनके दिमाग में आ गया। ठीक है ना? तो ये पाठ था लखनवी अंदाज। चलिए इसका पूरे पाठ का सारांश हम एक बार आपको और सुना दें, बिल्कुल शॉर्ट में सारांश सुन लीजिए। लेखक बताना चाहते हैं इस पाठ के माध्यम से कि वह भीड़ से बचने के लिए दूसरे दर्जे की टिकट लेकर के रेलगाड़ी के एक डिब्बे में सवार हुआ। रेलगाड़ी के एक डिब्बे में सवार हुआ। डिब्बे में उन्होंने देखा कि एक लखनऊ के नवाबों जैसा, जैसे लखनऊ के नवाब होते हैं, तो लखनऊ के नवाबों जैसा भद्र व्यक्ति पहले से ही बैठा हुआ है। उसके अपने पास 2 खीरे रखे हुए हैं, पास में उसने 2 खीरे अपने पास रखे हुए हैं। उस भद्र पुरुष के चेहरे पर लेखक को चिंता और संकोच का भाव दिखाई देता। जब लेखक ने उसके चेहरे को देखा तो चिंता का और संकोच का भाव दिखाई दिया। नवाब साहब में सहयात्री मिलने की उत्सुकता ना देख करके, नवाब साहब में सहयात्री मिलने की उत्सुकता ना देख लेखक सामने की बर्थ पर बैठ गए और खाली समय में वे कल्पना करने का काम करते हैं। इसलिए नवाब साहब के संकोच और असुविधा के विषय में वो सोचने लगे। उन्होंने अनुमान लगाया, लेखक ने, कि नवाब साहब ने अकेले ही यात्रा करने के उद्देश्य से शायद दूसरे दर्जे का टिकट खरीदा हो और सफर काटने के लिए उन्होंने खीरे खरीदे हों। लेकिन लेखक को शायद वह संकोच में पड़ गया, लेकिन लेखक को देखकर के शायद वह संकोच में पड़ गए हो कि हम अकेले यात्रा करना चाहते थे, अकेले ही खीरा खाना चाहते थे और ये आ गए, तो शायद संकोच में पड़ गए हो। नवाब साहब ने स्थिति को भांपते हुए लेखक से नमस्कार किया पहले तो, फिर खीरे खाने के विषय में पूछा। नवाब के बदले हुए स्वभाव को देख करके अचानक नवाब का स्वभाव कैसे बदल गया? पहले तो ये बोले नहीं, अचानक कैसे बोलने लगे? तो नवाब के बदले हुए स्वभाव को देख करके लेखक ने समझ लिया कि वह उन्हें सामान्य लोगों की तरह समझ रहे हैं, कि हम सामान्य व्यक्ति हैं, थोड़े से खाने पीने के लोभ लालच में पड़ जाते हैं, तो हमें सामान्य व्यक्ति समझने लगे हैं। तो हमने उसे मना कर दिया कि भाई हमें खीरा नहीं खाना है। नवाब साहब ने फिर क्या किया? खीरों को धोया, ऊपरी हिस्सा काट करके उनको रगड़ा, फिर चाकू से खीरों को छीला और फांकों में काट लिया, कई फांकें उसकी कर दी। उस पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च फिर उस पर डाल दी। खीरे के रसास्वादन की कल्पना से ही नवाब साहब के मुंह में पानी आ जाता है, पानी आ रहा था। खीरे की सारी फांकें फिर क्या की उन्होंने? सूंघी, सारी फांकें सूंघ करके एक एक फांक को उन्होंने बाहर फेंक दिया। तो बाहर फेंकने के बाद नवाब साहब ने फिर क्या किया? तौलिए से, जो तौलिया था, तौलिए से हाथ मुंह पोंछते हुए गर्व के साथ लेखक की ओर देखा, जैसे वह स्वयं को खानदानी रईस बता रहे हो, खानदानी रईस बता रहा हो। अब नवाब साहब लेट गए और लेखक ने यह सोचते हुए
लेखक ने यह सोचते हुए कि यही है खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता, अपना सिर उनके सम्मान में झुका लिया। लेखक यह सोच रहे थे उस वक्त, क्या इस सुगंध और स्वाद के सूक्ष्म, बढ़िया और अमूर्त तरीके से पेट की तृप्ति हो सकती है, पेट भर सकता है। तभी नवाब साहब ने भरे पेट जैसी डकार ली, उनको डकार आ गई। तो लेखक से कहा कि खीरा बहुत स्वादिष्ट होता है। स्वादिष्ट तो होता ही है, किंतु आमाशय के लिए, मैदा के लिए भारी होता है। लेखक की सोचने की शक्ति जागृत हो गई, लेखक की सोचने की शक्ति जागृत हो गई। उसे नवाब साहब एक नई कहानी का लेखक प्रतीत हुआ। उन्होंने सोचा कि खीरे खाए बिना ही पेट भर सकता है और डकार आ सकती है, तो बिना विचार किए, बिना घटना और बिना पात्रों के एक नई कहानी भी लिखी जा सकती है। नई कहानी का निर्माण भी हो सकता है, नई कहानी भी लिखी जा सकती है। तो ये पाठ का सारांश था जो हमने बताया। अब इसके महत्वपूर्ण 2-3 प्रश्न आप देख लीजिए जो मुख्य मुख्य हों। जैसे अगर बोर्ड पेपर में आपसे पूछ दिया जाए कि लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ, ऐसे कौन से उसके हाव भाव थे जिससे महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है, तो इसके आंसर में, इसके उत्तर में आप लोग लिख सकते हो कि जब लेखक दूसरे दर्जे के डिब्बे में चढ़ा तो वहां पर बैठे एक नवाब साहब के हाव भाव को देख करके ऐसे लगा जैसे वह उस डिब्बे में अकेले ही सफर करना चाहते हो। जब वो चढ़े लेखक, तो पहले से जो नवाब साहब बैठे थे उनके हाव भाव को देख करके ऐसे लगा कि जैसे वह डिब्बे में अकेले सफर करना चाहते थे। लेखक का वहां आना उसे अच्छा नहीं लगा। इस कारण एक सहयात्री के प्रति, इस कारण से एक सहयात्री के प्रति जो उत्सुकता चेहरे पर होनी चाहिए कि चलो हमारा साथ देने के लिए कोई आ गया, जो उत्साह लोगों के मन में चेहरे पर दिखाई देना चाहिए, वह उत्साह भी नवाब साहब के चेहरे पर नहीं था। तो ये कुछ कारण लिख सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और अंततः सूंघ करके ही, खाया नहीं, सूंघ करके ही खिड़की से उसको बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है कि उनका कैसा स्वभाव था? अब इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हो? नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघकर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। संभवतः लेखक को नीचा दिखाने, संभवतः लेखक को नीचा दिखाने और अपनी खानदानी रईसी का, कि हम खानदानी रईस हैं, अपनी खानदानी रईसी का परिचय देने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया होगा। उनका ऐसा करना उनके अभिमान से युक्त स्वभाव को इंगित करता है। किस स्वभाव को इंगित करता है? उनका ऐसा करना उनके अभिमान से युक्त स्वभाव को इंगित करता है। ठीक, चलिए एक प्रश्न हम और देख लें कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल जी ने यह कहा, तो यशपाल जी के इस विचार से आप कहां तक सहमत हैं? इस पाठ के आधार पर आपको उत्तर देना है। तो आप लिख सकते हो कि बिना विचार, घटना और पात्रों के भी कहानी लिखी जा सकती है। यशपाल के इस विचार से हम पूरी तरह सहमत हैं। यशपाल जी के इन विचारों से हम पूरी तरह सहमत हैं। क्यों? क्योंकि कई बार कोई ऐसी बात स्वतः ही होती चली जाती है, स्वतः ही कई बातें ऐसी होती चली जाती हैं जिसके विषय में ना तो आपने कभी सोचा होता है, ना ही विचार किया होता है। कई ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं स्वतः अपने आप। वह बात बढ़ते बढ़ते एक कहानी का आकार ले लेती है। कई ऐसी बातें हो जाती हैं कि बढ़ते बढ़ते वो बात एक कहानी का आकार ले लेती है और घटना ना होते हुए भी घटित हो जाती है। कोई घटना नहीं थी, फिर भी वो घटित हो जाती है। देखने में तो वह मामूली सी बात होती है, देखने में वह मामूली सी बात होती है, लेकिन वह एक महान कथ्य का रूप धारण कर लेती है। लेकिन वह एक महान कथ्य का
रूप धारण कर लेती है। तो इस प्रकार के कुछ साधारण से प्रश्न आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं जो आपको बन जाने चाहिए। तो अभी हमने क्लास 10th के लिए जो गद्य खंड का तीसरा चैप्टर था लखनवी अंदाज, यशपाल जी द्वारा लिखा हुआ, उसका सारांश हमने सुना। तो संभवतः ये पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इस पाठ को आप बराबर पढ़ते रहिए, समझते रहिए। कहीं कोई दिक्कत होती है बराबर हमसे संपर्क करते रहिए, पूछते रहिए। तो अब हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। धन्यवाद।